आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री का एक सेशन लेके आए हैं जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग पहले बायो का कुछ एक सेशन हम लोग कर चुके हैं और तब इसके बाद हम लोग फिजिक्स का भी देखेंगे। ऑलमोस्ट बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो जिसमें अब समय बर्बाद ना करते हुए पहला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, कौन आपका एसिडिक है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो एसिडिक है। तो एसिडिक मतलब आपको लेमन जूस, ऑलरेडी ये लेमन जो है ना खट्टा होता है, जो खट्टा चीज़ है। टोमेटो भी जो है ना उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगर आप मिल्क के लिए कन्फ्यूजन भी रहेगा मिल्क के लिए, ऐसे तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगर नहीं भी तो दो ऑप्शन तो हो ही गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तब है विच ऑफ सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब रेड लिटमस को ब्लू कौन टर्न करता है, तो आपको बताए थे कि रिजल्ट क्या है आपका ब्लू, बी से ब्लू और बी से क्या होता है बेस, मतलब जो बेस रहेगा ना वही उसका रिजल्ट क्या आएगा, ब्लू आएगा। ये याद रखिएगा, रिजल्ट से याद रखिएगा कि ब्लू आ रहा है मतलब बेस होगा। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू कर दिया तो बेस। अब बेस इसमें कौन सा होगा, ये विनेगर जो है ना एसिड होता है, चाउमीन वगैरह में आप लोग खाते हैं। ये लेमन जूस ऑलरेडी आपको अभी हम लोग बोले कि एसिडिक है। सॉफ्ट ड्रिंक में भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एसिड के रूप में प्रेजेंट होता है। तब आपका क्या हो गया, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो आपका आंसर हो जाएगा। तब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब देखिए ब्लू लिटमस को क्या कर दिया हम लोग, रेड कर दिया। रेड मतलब रिजल्ट है तो क्या होगा आपका एसिड होगा। अब एसिड तो अभी हम लोग बात किए कि विनेगर जो है ना एसिड है, तो आपका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग अगर बात करें मिथाइल ऑरेंज की, सेकंड अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, तो ये पिंक इन एसिडिक मीडियम और येलो इन बेसिक मीडियम। आप लोग लैब में भी अपने स्कूल में किए होंगे, तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो उसको याद ही कर लेना है। मिथाइल ऑरेंज वगैरह आप ये करके जब देखे होंगे, जो लैब में भी किए होंगे तो आसानी याद रहेगा। बच्चे लोग पता है लैब में जाते हैं ना और सोचते हैं कि बस किसी तरह जो है ना लैब पार कर दें। अगर लैब में आप अच्छे से आप पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से समझेंगे ना कि लैब में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, तो ऑलरेडी मान के चलिए कि आपका जो है ना वो एक सब्जेक्ट ही तैयार हो रहा है। ठीक है, अलग से। इसलिए थोड़ा अगर लैब में जाएँ तो आप कोशिश करें। तब है कि लाइम वाटर। लाइम वाटर कौन है, तो इसका जो आंसर है ना आपका CaOH होल ट्वाइस 5 नंबर। तो ये सब आंसर है ना किया हुआ है, तो ये सब में डायरेक्टली आप सीधा आंसर कर सकते हैं। द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामिल। टूथ दांत के एनामिल में जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है वो किस नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये आप थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैज़ नो वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन किसके पास नहीं है, अगर ब्लू विट्रियोल की बात करें तो हम लोग CuSO4:5H2O लिखते हैं। अगर हम लोग वॉशिंग सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, और H210H2O होता है। अगर हम लोग जिप्सम की बात करें तो CaSO4:2H2O होता है। ठीक है, तो ये सब में वाटर जो है ना क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बच के कौन सा गया आपका, बेकिंग सोडा आपका जो है ना वो बच गया आंसर। तो आंसर आपका इसका में क्या हो जाएगा आपका सी। तब है फंक्शन ऑफ क्विक लाइम। ए फंक्शन ऑफ क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर इज। अब देखिए सोडा लाइम मिक्सचर में क्विक लाइम का क्या फंक्शन है। क्विक लाइम अगर आप आगे भी जाएंगे ना तो आप पढ़ेंगे, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर जो है ना एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ भी एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट इन सोडा लाइम, यही होगा। अब है कि सोडा लाइम है तो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaHNaO2। मतलब ये जो है ना ये सोडा लाइम, ये जो मिक्सचर है वो किसका मिक्सचर है, NaOH का और प्लस CaOH होल ट्वाइस का, ये जो है ना आपका मिक्सचर है। समझ में आ रहा है। तो इसमें से ये क्या करेगा, तो ये आप अगर आप क्विक लाइम के बारे में जान गए कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, फ्यूचर में भी काम आएगा। अगर साइंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है कि ये सोडा लाइम है ना डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम करता है। तो ऑलमोस्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तब दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन pH, ये कैपिटल में होना चाहिए था, pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 4। pH दिया हुआ है, pH का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, दिस शोज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। मोलैरिटी, अब देखिए मोलैरिटी का दे दिया है, कंसंट्रेशन टर्म ऐसे आप लोग देना नहीं चाहिए क्योंकि मोलैरिटी आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ बताया गया है। ठीक है, इसका आंसर जो है ना अगर आप ऐसे सिंपली अगर देख लीजिएगा तो बच्चा लोग सोचेगा ना सीधा 4 मारेगा कि जो है ना pH भी 4 है तो यहाँ मोलैरिटी भी हमारा 4 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ को समझिएगा। इसको pH का जो फार्मूला होता है, आप लोग को पता है कि जो pH का जो फार्मूला होता है, pH का फार्मूला वो होता है माइनस लॉग और H प्लस कंसनट्रेशन, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 4। तो 4 इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस लॉग
आपका H+ कंसंट्रेशन। अब इन टर्म को कैंसिल करने के लिए आप log 4 को क्या लिख सकते हैं, आप log 4 को इसके टर्म में अगर लिखें तो माइनस log 10 के बेस में अगर ये पावर इस तरह से लिख दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है ना माइनस log H+ कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये log अगर आप कैंसिल भी कर दें, ठीक है, अब ऐसे हंसेंगे नहीं, कैंसिल आप 11-12 में भी जाएंगे तो इस तरह से आप नीट वाले बच्चे जो है ना करके बना लेते हैं। तो यहाँ से जो H+ कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻4 हो जाएगा। और ये कंसंट्रेशन यही कहलाता है मोलैरिटी। क्या कहलाता है, मोलैरिटी। तो जब मोलैरिटी कितना आ गया 10⁻⁻4, मतलब कितना हो जाएगा ये वैल्यू 0.0001। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो ये आंसर जो है ना आपका यहाँ पे ये ए नहीं करके आपका क्या हो जाएगा, आपका सी। ये ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं बुक में भी गलत दिया रहता है, इसलिए हाँ आपके लेवल में ये पूछेगा नहीं लेकिन इसका सॉल्यूशन ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हम किए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब इस वैल्यू को अब पूरा लॉगरिथम तो आपको बताया गया है नहीं, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो ये शॉर्टकट तरीका आप इसको समझ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4 को आप क्या लिखेंगे, log 10 का पावर 4 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे माइनस साइन काटना था ना, तो यहाँ पे माइनस आप देंगे, तो यहाँ पे भी माइनस देंगे, तब ये 4 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब ये 4 इसी को इधर करेंगे, ये अगर माइनस है स्टार्टिंग में, तो ये -4 और इंटू माइनस और log 10 का बेस, तब ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख दिए। समझ में आ रहा है? तो जो बच्चे अगर मोलैरिटी समझ रहे होंगे वो यहाँ से आंसर करेंगे सी। जो नहीं समझ रहे हो आप स्किप भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जाम में नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। चलिए, अगर पूछ दिया तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तब है 10th नंबर क्वेश्चन, विच द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पीओपी मतलब आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस अब जिप्सम में, तो जिप्सम का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे CaSO4:2H2O, और इसको अगर गर्म कर दिए, इसमें से पानी निकाल दिए, तो ये क्या बचेगा, CaSO4:½ क्या बचता है, ½ H2O, ठीक है। तो इन दोनों में वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस कितना है, तो 2 में से आधा माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1.5, मतलब 3/2। तो ये आंसर जो है ना आपका 3/2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। कोई एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता है। तो ऑलरेडी ये जो एसिड है वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ऑर्गेनिक वाले जो एसिड है वो एसिडिक सॉल्ट बनाते ही बनाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक वाले, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो नहीं बनाते। तो इसमें कार्बोनिक जो एसिड है वो नहीं बनाएगा, ये आंसर रहेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको ज़रा याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तब लिखा है द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का केमिकल, देखिए कास्टिक पोटास, तो आंसर तो खैर आपका ये है कास्टिक पोटास। याद कैसे रखेंगे, आपका होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक आप सोडा भी करेंगे तो इसका जो है ना आंसर NaOH रहेगा। अगर कास्टिक पोटास रहेगा, कास्टिक पोटास रहेगा, ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो KOH होगा। ध्यान रखिएगा, देखिए पोटास रहेगा तो पोटेशियम रहेगा, और सोडा रहेगा तो सोडियम रहेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। सोडा कास्टिक तो दोनों में कॉमन है, कास्टिक दोनों में कॉमन है। सोडा रहेगा तो सोडियम के साथ OH लगा दीजिए, और पोटास रहेगा तो पोटेशियम के साथ आप क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है आपका, Which of the following metal is present in an anode mud during the electrolytic refining of copper। अगर कॉपर को हम लोग रिफाइन कर रहे हैं, देखिए 2 सेट हम लोग एक साथ कर रहे हैं, तो हड़बड़ाइएगा मत, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, आपका 20 क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। Which of the following metal, अगर इसकी बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन द एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर के इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में एनोड किसका हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो गोल्ड का बनाएंगे। गोल्ड के साथ अगर ऑप्शन आपका गोल्ड के साथ अगर यहाँ पे गोल्ड ना दे के सिल्वर दिया रहे तो सिल्वर भी हम लोग बनाते हैं। आपका प्लेटिनम दिया रहे वो भी बनता है। आपका एंटीमनी एशियन हो गया, आपका SB हो गया एंटीमनी, और एशियन हो गया टीन, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब प्रेजेंट होते हैं कॉपर के इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, ठीक है। तो अगर गोल्ड ना दिया रहे तो सिल्वर देखिएगा तो उसको आंसर मारिएगा, प्लेटिनम अगर दिया उसको आंसर मारिएगा, SN और SB, तो ये पांचों में से कोई रहेगा तो वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है।
देखिए ये सब इसलिए बता दे रहे हैं कि बस यही क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, ऑप्शन तो हो सकता है चेंज हो जाए। तो जब ऑप्शन चेंज हो जाएगा तो आप इस तरह से अगर पढ़ेंगे ना कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो आप समझिए कि फ्री हो जाएंगे। आप अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे, आपको ऑप्शन हम बतला दिए हैं कि गोल्ड के साथ सिल्वर भी रहेगा, प्लेटिनम रहेगा, एशियन रहेगा, एसपी रहेगा, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एन एलिमेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, एन एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। कंपाउंड है ना वाटर में सॉल्युबल है। द एलिमेंट्स लाइकली टू बी। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, ये कैल्शियम जो है ना आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब लिखते हैं द जनरल क्वेश्चन, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। द सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। ठीक है, सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। ठीक है, आयरन मेटल है लेकिन आयरन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम जो है ना वो फर्स्ट मेटल जो है ना, मतलब पहला फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट मेटल है। और सेकंड में क्या हो जाएगा आपका? सिलिकॉन। तो आंसर जो है ना आपका सिलिकॉन। ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, इसको तो होगा नहीं, ये तो आपका नहीं होगा। तब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन कि एन एलॉय ऑफ Zn एंड कॉपर इज डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl। ठीक है, HCl। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, इट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन दिस इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होगा? ऑप्शन लिखा है, पहला लिखा है ओनली जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट, ओनली कॉपर रिएक्ट। अब देखिए कॉपर तो रिएक्ट करेगा नहीं, वो नॉर्मल है आपका, नेटिव फॉर्म में पाया जाता है। बोथ रिएक्ट, तो जब कॉपर नहीं कर रहा है तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। ओनली कॉपर, तो कॉपर तो कर ही नहीं रहा, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिंक जो है ना वो ज़्यादा आपका रिएक्टिव है, एटलीस्ट कम से कम कॉपर से तो रिएक्टिव है। और आप देखे होंगे इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज में कि जो हाइड्रोजन जो है उसके नीचे आता है आपका कॉपर, आपका Au मतलब गोल्ड, आपका Ag सिल्वर और आपका प्लेटिनम। तो ये जितने भी हैं वो H2SO4 से हाइड्रोजन को नहीं रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, तो ये नहीं कर पाएंगे। तो जो बचा वो कौन बचा? आपका जिंक बचा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आगे भी काम आएगा, फ्यूचर में भी काम आएगा। तब है ग्रीनिश कोटिंग डेवलप ऑन द कॉपर यूटेंसिल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। कॉपर का जो आपका बर्तन होता है ना, कॉपर के बर्तन पे वो जो ग्रीन कलर का जो है ना, आप देखिएगा बहुत दिन तक रख दिए तो ग्रीन कलर हो जाता है। ये आपके घर में इन्वर्टर होगा, अगर कॉपर का प्लेट देखिएगा ना तो ग्रीनिश एक विस्कस थिक टाइप में एक मटेरियल जो है ना वो वहाँ पे डिपॉजिट होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ। तो वहाँ पे फॉर्मेशन क्या होता है? तो कॉपर का कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्रीनिश कोटिंग डेवलप कॉपर सल्फेट, तो कॉपर के कार्बोनेट जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है? रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन। रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग का जो फार्मूला है Fe2O3:XH2O, मतलब रस्टिंग जंग लगने के लिए आपको एयर भी चाहिए और प्लस आपके साथ आपको वाटर भी चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि मॉइस्चर भी चाहिए। इसलिए गर्मी के दिन में लोहा का छड़ आपके घर के बाहर रखा रहेगा ना तो आप देखे होंगे जल्दी जंग नहीं लगता है, लेकिन बरसात के दिन में आसानी से लग जाता है या ठंडे के दिन में आसानी लगता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर जो है ना प्रेजेंट है। अगर आप एयर दे रहे हैं, सिर्फ एयर दे रहे हैं तो आपका जंग नहीं लगेगा, एयर के साथ मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन चाहिए, XH2O, X। अब X ये जितना आपका ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा उतना आसानी से ये क्या रहेगा? जंग लगेगा। तो ये रस्ट का फार्मूला है, ये जो है आपका ये रस्टिंग का फार्मूला याद रखिएगा, Fe2O3:XH2O। अब X की जगह पे 2, 3, 4 ऐसे करके लिखा रहेगा तो आप समझिएगा कि वो रस्टिंग ही है। ठीक है, चलिए तब है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो आंसर, अच्छा हाँ, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑर्डिनरी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, बोथ, दोनों में हो जाएगा। ऑर्डिनरी वाटर रहेगा तो भी मॉइस्चर चाहिए इसको। ठीक है, H2O से चाहिए इसको, मिनरल से कोई मतलब नहीं, H2O होना चाहिए। ब्रॉन्ज मेटल आर मेड अप ऑफ। ब्रॉन्ज जो मेटल है वो किसका बना होता है? ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कॉपर और एस्सेन, कॉपर और एस्सेन, ब्रॉन्ज कॉपर और एस्सेन का बना होता है। ठीक है, चलिए तब अब उसका जो नेक्स्ट है 8 नंबर सिल्वर। अब इसी सब कुछ है ना, जब मेडल भी मिलता हो ना, गोल्ड मेडल ऐसा करके, तो उसमें तो गोल्ड रहता है, लेकिन गोल्ड भी पूरा तो गोल्ड नहीं रहता है, उसमें कुछ मात्रा रहता है गोल्ड का। आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, ये सब जो है ना आपको दिखेगा। तो ये सब आप जनरल क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू, जैसे चांदी का गहना वगैरह या कुछ आर्टिकल्स वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, तो वो कुछ समय का जो है ना काला हो जाता है। मम्मी लोग को देखे होंगे बोलते हुए, उनका जो पायल पहनते हैं ना, पायल या पैर में जो अंगूठी पहना जाता है ना,
पैर में जो पैर के जो उंगली फिंगर्स होते हैं उसमें कुछ पहनते हैं वो एयरिंग टाइप, तो वो है ना कुछ ब्लैकिश हो जाता है, तो वो सुनार के पास ले जाते हैं, या मम्मी लोग को देखते होंगे ना कि वो आसानी से घर में ही नींबू वगैरह लेके जो है ना उसको साफ़ कर लेते हैं। तो वो जो ब्लैक हुआ वही पूछ रहा है कि वो किसके कारण होता है। तो ये फॉर्मेशन होता है आपका कॉपर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट का जो है ना फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण आपका ये इस तरह से वो ब्लैक हो जाता है। समझ में आ रहा है। तब है ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच बिकम्स विथ इम्प्योरिटी टू फॉर्म फ्यूजिबल प्रोडक्ट। अब इम्प्योरिटी के साथ कौन करता है आपका फ्लक्स, इम्प्योरिटी के साथ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गैंग जो है ना वो आपका इम्प्योरिटी जो होता है, गैंग जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है उसको गैंग के रूप में लोग बाहर करते हैं, उसको कहते हैं गैंग, ठीक है। द स्टूडेंट प्लेस्ड एन आयरन नेल इंटू कॉपर सल्फेट, ही ऑब्जर्व द रेडिश ब्राउन कोटिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर आपको दो तरह से मिलेगा, या तो कहीं कहीं आपको रहेगा हार्ड एंड फ्लडी लिखा रहेगा, हार्ड एंड फ्लडी लिखा रहेगा, फ्लैंकी लिखा रहता है, यहाँ पे फ्लडिंग है, ठीक है। अब ये वर्ड मिस्टेक है या फिर क्या है पता नहीं, अगर ये मिस्टेक है तो ये ऑप्शन को हम लोग कट कर देंगे, और तब आपको जो आंसर देना है वो क्या देना है, रफ एंड एंगुलर ग्रैनुलर ग्रेन्स के रूप में। आप लैब में अगर आप किए होंगे ना इस एक्सपेरिमेंट को, तो आप देखेंगे ना कि रफ आपका जो सरफेस है ना वो क्या होता है, रफ हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप नेट पे कहीं जाएंगे देखेंगे तो आपको हार्ड एंड फ्लैंकी दिया रहता है। अब फ्लैडिंग और फ्लैंकी दोनों सेम है, ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से यहाँ पे आंसर आपको डी, आप अगर ये गलत है तो आप आंसर डी करेंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट आप आंसर किसके साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ब्रास हमको पता है कि ये तो मेटल एलॉय है, तो ये तो मेटल का रहेगा। अमलगम, देखिए अमलगम बहुत टाइप का होता है। अमलगम आपका कॉपर का सिल्वर का अमलगम Hg, कॉपर का अमलगम Hg, आपका सोडियम का अमलगम Hg, ठीक है। तो ये अमलगम किसका है उस पर डिपेंड करता है। अब ये सिंपली अमलगम अगर तो नॉन मेटल का भी एक अमलगम होता है, लेकिन अब ये अमलगम बोल दिया है तो यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते हैं। तब है गन पाउडर, गन पाउडर में आपका नॉन मेटल आप यूज करते हैं गन पाउडर में, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। लेकिन बुक में आप देखिए कहीं कहीं अमलगम लिखा है, तो अमलगम जब आप क्लियरिफाई नहीं करें कि किसका अमलगम है तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि ये नॉन मेटल कंटेन करता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जितने भी देखेंगे ना आप, सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, कॉपर अमलगम, सिल्वर अमलगम, अमलगम का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन होता है, जो मेन जो एलिमेंट है वो मरकरी, ये याद रखिएगा कि जो मेन है वो मरकरी है। अब मरकरी के साथ जिसको मिला दीजिएगा उसको अमलगम ही कहते हैं, ठीक है। तो मेटल को मिला रहा है तो मेटल का अमलगम, नॉन मेटल को मिला रहा है नॉन मेटल का अमलगम, लेकिन ऐसा जनरल मेटल के साथ ही हम लोग करते हैं। लेकिन गन पाउडर जो है उसमें आपका नॉन मेटल भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो गन मेटल हो जाएगा। तब लिखा है एन एल्युमिनियम स्ट्रिप इज केप्ट इमर्ज इन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, टेक्स एल्युमिनियम टेकन इन अ ट्यूब, द चेंज ऑब्जर्व इज दैट, चेंज जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। वो चेंज क्या करता है, द लाइट ग्रीन सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू, ये जो चेंज है ना वो लाइट ग्रीन सॉल्यूशन होता है और वो ब्लू में करता है, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम जो है ना वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर डी। यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में पार्ट 2 में भी मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ केमिस्ट्री के, जिसमें कि जो हम लोग है ना अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ रहा है।